हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे, इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल बाय श्री चैतन्य। सो आज हम दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही ज्यादा काम का चैप्टर है। काफी सवाल आते रहते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि यहां तो यूज होता ही है, साथ ही साथ आने वाले चैप्टर्स में 11th क्लास की बात करूं या क्लास 12th की बात करूं, ये टॉपिक तो आता ही आता है। ठीक है, सो आज इसी टॉपिक को हम समझेंगे, जानेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, एकदम बेहतरीन वाला एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसको आज दूर कर देंगे। गुड आफ्टरनून संतोष भाई, कैसे हो सर। कल जैसा पढ़ाइए। अरे बिल्कुल भाई, कल जैसा पढ़ाएंगे, कल से और तरीके से पढ़ाएंगे, कल से और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे भाई। कल के टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं है संतोष भाई। जितने भी बच्चे हैं फटाफट आ जाओ। संस्कृति, गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू पीपल, वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और साथ ही साथ कल का सेशन जितने लोगों ने देखा, मुझे ये भी बता देना यार, कोई डाउट तो नहीं था उसमें। सूडो फोर्स क्लियर कट समझ में आया आप लोगों को। सूडो फोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल हो मुझे बताते चलना। एंड टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और जैसे ही लॉज ऑफ मोशन खत्म होगा, पूरे चैप्टर के सैंपल क्वेश्चंस, PYQ, सारी चीजें वहां पे मिलेंगी, DPPs, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर। बहुत बढ़िया चैनल है, डेली बेसिस पे उसमें क्विज होते रहते हैं। सो आपके एंटरटेनमेंट, आपके एंगेजमेंट के लिए काफी इंटरैक्टिव चीजें होती है उस टेलीग्राम चैनल में। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, आपकी प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल बहुत एनहांस हो जाएगी, है ना जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और फ्रिक्शन फोर्स शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। आज इसको फोड़ देंगे, आज इसको निचोड़ के समझ लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट सभी बच्चों के लिए यार। AIR 1 एंड AIR 9 आर फ्रॉम श्री चैतन्य। ओके, वरुण टू वरुण, दोनों वरुण ने AIR 1 और AIR 9 लाए हैं फ्रॉम श्री चैतन्य टीम। रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं श्री चैतन्य के। एंड इस AIR 1 ने तो यार फोड़ दिया, 720 on 720, परफेक्ट स्कोर, एक गलती भी नहीं है इसकी। सो अनमैचेबल, अनबिलीवेबल एंड ब्रिलियंट फीट फ्रॉम दिस बॉय ओवर हियर। मचा दिया इस लड़के ने। साथ ही साथ और बाकी अगर आप देखेंगे तो टोटल 1000 रैंकों में 110 बच्चे हैं जो कि श्री चैतन्य से हैं। ओके, सो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। साथ ही साथ एक और डेटा मैं बताना चाहता हूं, 700 प्लस अराउंड आपके 55 स्टूडेंट्स हैं श्री चैतन्य की टीम से। मतलब फ्रॉम श्री चैतन्य देयर आर 55 स्टूडेंट्स, और ओवरऑल पूरी इंडिया से 211 समथिंग बच्चे हैं। मतलब नियर अबाउट आप मान के चलो 1/4 से थोड़ा ज्यादा ही बच्चे जितने भी 700 के ऊपर लाए हैं, अबव 700, मतलब 720 में से 700 के ऊपर, वो श्री चैतन्य के करिकुलम से पढ़ के, श्री चैतन्य के सिस्टम से पढ़े हुए बच्चे हैं। सो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा इस बार, एंड अनमैचेबल फीट हुई है यार इस बार तो। हिस्ट्री इज बेसिकली इन द मेकिंग। और इसी संडे को एक बहुत ही फोड़ू एग्जाम JEE एडवांस का भी रिजल्ट आने वाला है, जहां फिर से श्री चैतन्य मचाने वाला है। ठीक है, सो काफी रिजल्ट इस बार बहुत पॉजिटिव आए हैं। एंड इन्हीं को देखते हुए श्री चैतन्य आप सभी बच्चों के लिए इन्फिनिटी लर्न नीट के थ्रू और इन्फिनिटी लर्न JEE के थ्रू आप सभी स्टूडेंट से देश के हर एक कोने में जहां पे भी हो आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना चाहती है, ताकि यार आप जहां हो आपके लिए आपकी टेरिटरी एक बैरियर ना बने। आप फिजिकली नहीं आ सकते, बट आप वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से, इंडिया के उस बेस्ट कंटेंट से जो कि रैंक निकालता है। एंड इसी के लिए इन्फिनिटी लर्न इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं हमारा फ्रिक्शन नामक चैप्टर, जहां पर हम आज फ्रिक्शन को समझते हैं, डिकोड करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ ये देखो जरा, कुछ ये जरा जिफ फाइल समझने की कोशिश करो। क्या समझ आ रहा है यहाँ पे, क्या समझ आ रहा है भाई? संस्कृति क्या समझ में आ रहा है? वो बच्चा बोल रहा है अंकल अंकल आपको चलना नहीं आता। तो ऑब्वियसली यार वो देखो बेचारा चल तक नहीं पा रहा है। और पता है वो क्यों नहीं चल पा रहा? वो क्यों नहीं चल पा रहा? सोचो जरा। वो चल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरी हुई है। दिस इज आइस। तो आइस में ऐसा क्या हो रहा है यार? आइस में ऐसा क्या हो रहा है कि वो चल नहीं पा रहा है?
what is that strange thing which is happening over here, जिस वजह से ये महानुभाव यहां पे चल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है चीज, वो जो चीज है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, वो जो चीज है वो यहां पे है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि हम नॉर्मली चल पाते, मैं इधर से उधर घूम रहा हूं तो इसलिए घूम पा रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन है। हाँ जी, और अगर नीचे भी बर्फ लगा दोगे तो शायद मेरा स्थिति भी इस लड़के जैसा हो जाएगा कि मुझे इधर से इधर तक जाने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो मेन मुद्दे की बात यह है यार कि फ्रिक्शन चलने में हेल्प करता है। ओहो, कैसे? बताऊंगा। फ्रिक्शन कैसे आपको आगे बढ़ने में मदद करता है बताऊंगा, हेल्प करूंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन यहां पे एक हिसाब तो समझ लो, फ्रिक्शन का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दे दिया आपकी डेली बेसिस की लाइफ में कि आप चल नहीं सकते भाई बिना फ्रिक्शन फोर्स के, आप दौड़ भी नहीं सकते भैया आप बिना फ्रिक्शन फोर्स के, साथ ही साथ आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हो। ये भैया जी के साथ क्या हुआ, इनकी गाड़ी फंस गई, इनकी गाड़ी फंस गई पानी में, और ये चला रहे, 4 व्हील ड्राइव नहीं थी भाई ये गाड़ी, 2 व्हील ड्राइव थी। ठीक है, और आगे के व्हील्स, मतलब 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है, पीछे के व्हील्स में भी पावर जाती है इंजन से। इसमें क्या है, ये वाली गाड़ी जो थी, भले थार दिख रही है लेकिन थार ये 2 व्हील ड्राइव वाली है, इंजन आगे वाले व्हील से कनेक्टेड है, तो जो भी पावर आएगी गाड़ी को आगे पीछे करने की वो आगे वाले व्हील्स पे, और आगे वाले व्हील्स कहां, पानी में। तो पानी में है तो क्यों नहीं चल पा रहे, नॉर्मल सा केस उठाया, ये सब तुम भी जानते हो, पानी में पहिया चलेगा तो आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, लेकिन क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। मतलब फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी चलती है। हाँ जी, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी चलती है, यस यार बिल्कुल, बिना फ्रिक्शन के गाड़ी भी नहीं चलती। और क्या क्या यूजेज है सर फ्रिक्शन के? अरे यार आप रोप क्लाइंबिंग कर रहे हो, अगर मान लो रोप क्लाइंबिंग कर रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप हो, आप इसके थ्रू रोप क्लाइंबिंग करना चाहते हो, तो रोप क्लाइंबिंग करने में भी आपको फ्रिक्शन लगेगा। उस रोप क्लाइंबिंग को तेल की मालिश करा के छोड़ दो, इसमें तेल की मालिश करा दो और फिर चढ़ने की कोशिश करो, नहीं चढ़ पाओगे, है कि नहीं? तुमने कुश्ती लड़ने वालों को देखा होगा, तेल एकदम पूरा चिपोर लेते हैं, पूरा सर से लेके नीचे तक तेल से नहा लेते और फिर कुश्ती लड़ने जाते। क्यों? क्या रीजन है कि भाई मुझे तू अच्छे से पकड़ने की कोशिश करेगा तो तेरा हाथ स्लिप हो जाएगा, इसलिए इतना तेल लगाते हैं। हम कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए। तो कई कई जगह फ्रिक्शन तो बहुत हेल्पफुल है, कई कई जगह फ्रिक्शन तो यार ऐसी तैसी कर देता है, कई कई जगह फ्रिक्शन की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। हर 3 से 4 साल में पापा मम्मी से पूछना, बाइक या कार का टायर चेंज कराना पड़ता है। क्यों चेंज कराना पड़ता है? वही फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो क्या बाइक या टायर लगाने की भी जरूरत पड़ेगी? गाड़ी भी चलेगी? नहीं। तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो कि है, हमारे आसपास है, अगर नहीं होगा तो हम अपने नॉर्मल डे टू डे बेसिस की चीजें समझ भी ना पाए, और अगर होगा तो यार कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, जैसे वेयर एंड टेयर हो रहा है, जैसे धीरे धीरे चीजों की लाइफ खत्म होती जाती है, जैसे धीरे धीरे चीजें डिस्ट्रॉय होती जाती है फ्रिक्शन की वजह से, हीट अननेसेसरी जनरेट होती है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। सो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी चीजें हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, बट हमें क्या समझना है? हमें समझना है फिजिक्स, फ्रिक्शन की फिजिक्स क्या है। फ्रिक्शन के यूजेस हमने जान लिए यार कि चल पाओ नहीं पाओगे, दौड़ पा सकते हैं हम, अपना ये माइकल जैक्सन जो वो मून वॉक करता, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा फेमस सा मून वॉक है, किसी को नहीं देखा हो अगर तो, रॉक म्यूजिक का कोई बहुत शौकीन हो तो यार वो भी कर पा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास फ्रिक्शन के, और इन्हीं एग्जांपल्स को हम डिकोड करेंगे इसके पीछे की फिजिक्स समझ के, इसके पीछे की फिजिक्स समझ के। सर फ्रिक्शन का मतलब क्या है? हाँ बेटा आजा संतोष, मैं फ्रिक्शन का मतलब बताता हूं। अब देख फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन बेसिकली है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ contact force which opposes the relative motion between two surfaces of contact। बहुत ही टेक्निकल भाषा हो गई ये तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। तो इसको समझाते हैं एक बहुत ही छोटे से एक्सपेरिमेंट से। आओ, एक्सपेरिमेंट है आपके सामने एक चींटी का, जो कि एक शुगर क्रिस्टल को अपने छत्ते पे ले जाना चाह रही थी। ठीक है, एक चींटी है जिसने देख लिया भाई ये यहाँ पे शुगर पड़ा हुआ है, आई उसको धक्का लेके ले जा रही थी कि मैं अपनी चींटी रानी को खिलाऊंगी। अब देखो होता क्या है, सुनने की कोशिश करना, देखना होगा क्या। चींटी आई, देखो ध्यान से देखो, चींटी आई, चींटी ने एक फोर्स लगाया आगे की तरफ। ये हरा वाला फोर्स किसका है? चींटी का। ठीक है, चींटी ने हरा वाला फोर्स लगाया, तो हरा वाला फोर्स किसका है भाई? हरा वाला फोर्स है चींटी का। चींटी का फोर्स कितना है? चींटी का फोर्स कितना है? देखो चींटी का फोर्स कितना है, पहले आई बेचारी, चींटी ने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स।
वो शुगर क्रिस्टल आगे नहीं बढ़ा, शुगर क्रिस्टल आगे बढ़ा ही नहीं, बोले हट 1 न्यूटन में बढ़ जाऊंगा मैं, नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद लगा उसने 2 न्यूटन, फिर लगा उसने 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन और 9 न्यूटन भी लगा दिया। और 10वें न्यूटन पे वो थोड़ा थोड़ा हिलना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा हिलना चालू कर दिया। ठीक है, चींटी ने क्या किया, चींटी यहां आई, चींटी ने फोर्स लगाया और चींटी नहीं, मधुमक्खी बोल लो क्योंकि पंख है उसके, चींटी के पंख नहीं होते, इसके हल्के हल्के पंख हैं। ठीक है, तो ये मधुमक्खी है, इसने फोर्स लगाया हरे रंग से और तुम्हें देख सकते हो ये फोर्स धीरे धीरे वो बढ़ाती जा रही है, धीरे धीरे वो बढ़ाती जा रही है। ठीक है, और जब तक वो बढ़ाती जा रही है इस पूरे दौरान देख रही थी कि यार देखो तुम, ये हरा वाला वेक्टर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, वो बढ़ाती जा रही है फोर्स, और वो देख रही है मूव ही नहीं हो रहा। लेकिन 10 न्यूटन पे थोड़ा बढ़ने लगा तो खुश हो गई कि चलो भैया, ऐसा नहीं है कि इसको हिलाया नहीं जा सकता, इसको हिलाया जा सकता है। अब मेरे दिमाग में आया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ध्यान से सुनना इस चीज को, मेरे दिमाग में आया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मेरे दिमाग में क्या आया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कि ये बोलता है कि बॉडी अपना चेंज नहीं करेगी, ना रेस्ट का स्टेट ना मोशन का स्टेट। बॉडी स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन will not change unless an external force is applied। ठीक है, unless an external force is applied, सिंपल सी चीज, क्लियर है? ओके, ये बोलता है फर्स्ट लॉ, ये बोलता है फर्स्ट लॉ। तो अब मेरे दिमाग में घंटी बजी और तुम्हें दिमाग में बजनी चाहिए कि भैया सर चींटी आई, चींटी ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो आगे क्यों नहीं गया, उसे तो आगे जाना चाहिए था। चींटी ने जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आगे क्यों नहीं गया सर, आगे क्यों नहीं गया, बताओ आगे क्यों नहीं गया? चींटी ने जब आगे की तरफ फोर्स लगाया तो आगे क्यों नहीं गया? वो आगे इसीलिए नहीं गया होगा ना यार कि अगर उसने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो उसी समय पे कोई एक और एजेंट है जिसने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है और पीछे के डायरेक्शन में लगाया है, तभी वो चींटी आगे नहीं बढ़ पा रही है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब चींटी ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कोई एक ऐसी चीज थी जिसने उतना ही फोर्स लगाया होगा पीछे के डायरेक्शन में, जिस वजह से हुआ क्या कि इस बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स नहीं आ पाया, इस बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स नहीं आ पाया। और वहां जो तुम ये नेट फोर्स देख रहे हो ना, ये बेसिकली आपका एक्सटर्नल फोर्स ना होके ये नेट फोर्स होता है। ये क्या होता है, आपका नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स 0 हो गया, चींटी ने 1 न्यूटन इधर लगाया और 1 न्यूटन पीछे लग गया। जय भाई सर चींटी काटी, चींटी ने नहीं काटा यार, समझ आ गया संतोष भाई? अब देखो, अरे अभी समझना नहीं, अभी तो और है बातें आगे। चींटी ने नहीं काटा यार जय भाई। अब देखो, 1 न्यूटन लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 न्यूटन का एक पीछे के डायरेक्शन पे फोर्स लगा, किसी ने लगाया। अब वो किसी की बात करते हैं हम, जिसने लगाया उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। फिर चींटी ने 2 न्यूटन बढ़ाया, तो देख रहे हो वो दूसरा जो एजेंट है कितना चतुरा है। जैसे उसने 1 से 2 लगा, उसको पता चल गया कि भाई 2 न्यूटन मुझे लगाना है। अब जैसे इसने 3 लगाया, उसने भी 3 लगा दिया। हमें कैसे पता चल रहा है सर वो 1 लगा रहा है तो 1 लग रहा है, 2 पे 2 लग रहा है, 3 पे 3 लग रहा है? हमें ऐसे पता चल रहा है भाइयों, क्योंकि ये जो शुगर का ब्लॉक था ये कहां चल रहा था, देखो अभी आके फोर्स लगाए जा रही है, हिल ही नहीं रहा, ये हिल ही नहीं रहा। 10वें न्यूटन तक इसने हिला ही नहीं है। 10वें न्यूटन तक हिला नहीं मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्सेस 0 के बराबर है। यानी 4 पे 4 लगा है, 5 पे 5 लगा है, 6 पे 6 लगा है, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9 और 10 पे कितना लगा है? 10 पे कितना लगा है? 10 पे कुछ ऐसा लगा है जो कि इतना था कि आगे बढ़ने लग गया। 10 पे कुछ इतना लगा है कि वो आगे बढ़ने लग गया। और 11 के बाद उसने देखा कि अब तो शुगर ब्लॉक आगे बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो एक चीज समझ लेते, इस पर्टिकुलर रेंज तक, ये जो पर्टिकुलर रेंज है यहां से यहां तक, कि यहां से यहां तक हुआ क्या, यहां से यहां तक अब समझते हुआ क्या। ये जो जादुई चीज, ये जो फोर्स लग रहा था, ये कौन सा फोर्स था? ये फोर्स था भैया मेरा फ्रिक्शन फोर्स। दिस फोर्स ओवर हियर इज द फ्रिक्शन फोर्स। ये जो टोटल फोर्स तुम देख रहे हो ये फ्रिक्शन फोर्स था, ठीक। ये क्या था? ये फ्रिक्शन फोर्स था। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? ये फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा?
जहां पे शुगर ब्लॉक की टेंडेंसी डेवलप हो रही है ना मोशन करने की, ध्यान से मेरी इस पूरी लाइन को सुनने की कोशिश करो। जहां पर ब्लॉक की टेंडेंसी डेवलप हो रही है मोशन करने की, टेंडेंसी समझ रहे हो? मतलब मुझे अगर यहां धक्का लग रहा है इधर इस हाथ पे, तो मेरी एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि मैं इस तरफ गिर सकता हूं। इधर धक्का लग रहा है तो इस तरफ मैं गिर सकता हूं। तो मेरी टेंडेंसी जहां डेवलप हो रही है मोशन करने की, उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मतलब जैसे ही चींटी यहां पे आई, इसने एक फोर्स लगाना चालू किया, यहां जमीन, यहां जो जमीन थी ना, ये प्लेटफॉर्म, उस पे और इस ब्लॉक के बीच में कनेक्ट था, कांटेक्ट था, तो इस जमीन इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगाने लगेगी। और मजेदार बात यह है कि जितना फोर्स लगाएगी ना, वो उतना ही लगाएगी जितना कि तुम लगा रहे हो। मतलब चींटी जितना लगा रही है उतना ही वो भी फोर्स लगाएगी, ना ज्यादा ना कम। जादुई तरीके से उतना ही फोर्स लगाएगी जितना तुम लगा रहे हो। सोच रहे हो? जितना चींटी फोर्स लगा रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का ही लग रहा है। समझ में आया? सर अगर फ्रिक्शन हो तो कहां फ्रिक्शन हो? तो फ्रिक्शन ही तो है भाई, फ्रिक्शन ही है ना यार ऋषभ भाई, फ्रिक्शन है गया थोड़ी, है कि नहीं? तो पॉइंट ये है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो फोर्स लग रहा था, इसकी जरा क्वालिटी को समझने की कोशिश करो यार। ये कितना जादुई चीज है। इसको कैसे पता चल रहा था कि चींटी 1 न्यूटन लगा रही है? इसको कैसे पता चल रहा था चींटी 2 लगा रही है, 3 लगा रही है, 4, 5, 6, 7, 8, कितना जितना भी लगा रही है 9 तक, इसको कैसे पता चल रहा था कि चींटी उतना ही फोर्स लगा रही है? कुछ तो जादुई है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। समझ रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। मतलब तुम इसे ये समझना चाहो कि ये जादुई है तो बिल्कुल ये जादुई है। इसको समझ में आ जाता है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स, कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उतना मुझे भी लगना है। और इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो पॉइंट यहां लिखा है सेल्फ एडजस्टेबल है। इसके पास कोई ऐसा समझने की कोशिश करो कि इसके पास एक बड़ा सा खजाना है फोर्स लगाने का। इसके पास एक खजाना है फोर्स लगाने का, और तुम जितना भी डिमांड करोगे उतना पटक के रख देगा। तुमने 1 न्यूटन लगाया, वो 1 न्यूटन लगाएगा। तुमने 2 लगाया, वो 2 लगाएगा। तुमने 4 लगाया, वो 4 लगा देगा। इसके पास खजाना है, तुम जितने की डिमांड करोगे उतना फोर्स वो तुम्हें लगा के दे देगा और बोल देगा भैया देख लो बॉडी रेस्ट पे। अब यहां तक की बातें हुई खत्म, ठीक है? यहां तक की बातें हुई खत्म। अब बढ़ेंगे इसके आगे। तो ये जो मान लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, नाम भी समझ लो, स्टैटिक का मतलब होता है बॉडी रेस्ट पे रहती है। ये फोर्स कब लगता है? जब बॉडी ओवरऑल रेस्ट पे रहेगी। बॉडी रेस्ट पे क्यों रहेगी? अरे रेस्ट पे तो रहना ही पड़ेगा ना यार, रेस्ट पे तो रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम जो फोर्स लगा रहे हो उसको वो बैलेंस कर दे रहा है, तो बॉडी तो रेस्ट पे ही रहेगी। बॉडी कहां मोशन में आएगी? बॉडी मोशन में ही नहीं आएगी। बॉडी जैसा का है वैसा का वैसे ही रहेगी। प्रतीक भाई एकदम सही बोला, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, एकदम सही समझे आप। अब देखो, इस खजाने की एक लिमिट थी कि 9 न्यूटन तक ही भाई ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लगा सकता था। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मात्र 9 न्यूटन तक ही लग सकता था। उसके खजाने की लिमिट जो थी वो थी मात्र 9 न्यूटन। अब चींटी ने बोला चल भाई अब तो मैं 10 न्यूटन लगाऊंगी, अब तू क्या करेगा? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा या वो बॉडी बोलेगी कि भैया मेरे खजाने में जितना है मैं उतना ही दे सकता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो 10 पे भी वो क्या लगाएगा? 9 ही लगाएगा। यहां से 11 कर दिया तो क्या करेगा? तो भी 9 ही लगाएगा। समझ रहे हो? अब इसके बाद क्या होगा? 9 ही लगाएगा, क्योंकि खजाना कितना था? खजाना मात्र 9 तक का था। ये जो 9वीं चीज तुम देख रहे हो 9 न्यूटन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और इसके बाद ये लिमिट हो जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है, खजाने की लिमिट है। फ्रिक्शन फोर्स के पास इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद 9 9 9 ये जो लगता जा रहा है, सामने वाली चींटी तो 11 12 13 14 15 बढ़ाती चली जा रही है। वो तो मूड में आई नहीं रही कि मैं शांत बैठूंगी, मैं चटक गई हूं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कितना लग पा रहा है? वो तो भाई बस 9 लगेगा, वो तो मात्र 9 लगेगा। तो वो बस 9 लगेगा। तो ये जो 9 है अब ये क्या कहलाएगा? इस 9 को कहा जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे इसको भाई? हम इसको कहेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स।
क्यों कहेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स? क्योंकि इसके नाम में समझ में आ रहा है काइनेटिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। समझते हो तुम? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। शरीर चल रहा है, बॉडी चल रही है, तो काइनेटिक मोशन कहलाता है। तो वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का अर्थ यह है कि बॉडी अब चलने लगेगी, क्योंकि बॉडी पे फ्रिक्शन 9 लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 10 लग रहा है, तो 1 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स आएगा ना। ये शुगर ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ने चला गया, ये शुगर ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ता चला गया, ठीक है, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो जब बॉल ब्लॉक मोशन में है, काइनेटिक का अर्थ ही यह है कि ब्लॉक मेरा मोशन में है। ब्लॉक क्या है मेरा? ब्लॉक मेरा है मोशन में, ब्लॉक मेरा मोशन में आ गया। दोबारा बताऊंगा मैं, दोबारा सारी चीजें बताऊंगा मैं। हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स को। हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स को। हमने किसकी मदद ली फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ाने की? एक बहुत बारीक सी चींटी की। हमने चींटी को बोला, भाई देख चींटी, यहां पे शुगर पड़ी हुई है, यहां शक्कर का दाना पड़ा है, जा अपनी रानी को दे दे यार, जा अपनी रानी को दे दे भाई, खाना चाहेगी वो। और चींटी ने क्या किया? बोले ठीक है चलो आओ। चींटी ने बोला कि चलो यार मैं उस शुगर ब्लॉक को लेके चलती हूँ। वो आई, यहाँ पे उसने फोर्स लगाया, कितना लगाया? 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया। वो चींटी हैरान परेशान की ये क्या हो रहा है यार, मैं तो फोर्स लगा रही थी। और गलती से चींटी ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था तो उसे लगता था कि जैसी एक्सटर्नल फोर्स लगने लग जाएगा उस ब्लॉक पे, वो ब्लॉक तो चलने लग जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे फोर्स लगा रही थी, ब्लॉक साला हिल ही नहीं रहा था, ब्लॉक हिल ही नहीं रहा, ब्लॉक वहीं का वहीं रखा हुआ है। अब ब्लॉक वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो इससे क्या समझ में आता है? वो ये समझ में आता है कि भाई यहां पे कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि मैं जो फोर्स लगा रही हूं उसको बैलेंस कर रहा है, और वो जो फोर्स है वही मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, वही मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। हर जगह लगेगा, एवरीवेयर वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, और वो इसको बैलेंस करता जाएगा। 1 को 1 बैलेंस कर दिया, 2 को 2 बैलेंस कर दिया, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5। लेकिन कहां तक करता गया? तो फ्रिक्शन के खजाने की एक लिमिट है, फ्रिक्शन फोर्स के खजाने की एक लिमिट है। फ्रिक्शन फोर्स के खजाने की लिमिट कहां है? 9 तक है। फ्रिक्शन फोर्स के खजाने की लिमिट कहां तक है? मात्र 9 तक है। 9 से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। मतलब चींटी ने जब तक 9 तक का एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब तक तो वो ब्लॉक रुका रहेगा। जैसे ही 9 से ज्यादा बढ़ा दिया, वो खजाना अपने हाथ ऊपर कर लेगा, बोलेगा भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो 9 ही लगा पाऊंगा, तुम 5, तुम उससे ज्यादा 10, 11, 12, 13 जितना लगाते जाओ, मैं 9 लगाऊंगा। तो यहां से ही बॉडी पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स आ गया और बॉडी मूव करने लग गई। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, बॉडी आगे की तरफ बढ़ना चालू हो चुकी है। तो यहां से केस आपका नेट मोशन कहा जाता है। अब इनके कुछ नामकरण है कि फ्रिक्शन फोर्स जब इस रेंज में लगता है, जब तक बॉडी आपकी रेस्ट में है, वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये जो 9 की लिमिट, खजाने की लिमिट होती है कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता हूं, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और जब बॉडी चलने लग जाती है तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया तुम लोगों को? कोई दिक्कत? कोई समझ में आया? सर आप फुल सिलेबस कराओगे क्या? हाँ भाई बिल्कुल यार प्रतीक भाई, बिल्कुल फुल सिलेबस करवाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर अगर फ्रिक्शन ना हो तो, अगर फ्रिक्शन इस केस में ऋषभ भाई ना होगा तो ये चींटी अपने आप चुपचाप ले जाएगी, जैसे 1 न्यूटन लगाती बॉडी आगे चली जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुद्दे की बात यह कि ऐसी कोई जगह है क्या जहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है? सोच के देखो, अर्थ पे कोई ऐसी जगह है जहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है? सर श्री चैतन्य के स्टडी मटेरियल कहां मिलते हैं? श्री चैतन्य के स्टडी मटेरियल बेटा देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वैसे श्री चैतन्य के स्टडी मटेरियल की लिंक नहीं है, वो आपको शायद गूगल फॉर्म में एक रिप्लेस करवा दूंगा, उसके थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कोशिश यही करूंगा श्री चैतन्य का मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के लिए डलवा दूं, ठीक है। श्री चैतन्य का मटेरियल आपको टेलीग्राम की ग्रुप पे डलवा दूं। संतोष भाई क्लियर है? गुड आफ्टरनून यार विनय भाई, हाउ आर यू ब्रो? तो मुद्दे की बात यह है कि अब देखो, समझ गए फ्रिक्शन फोर्स हो गए, हम लोग क्लियरली समझ गए, है ना? समझ गए फ्रिक्शन फोर्स समझ गए। अब मेन चीज पे आते हैं, ग्राफ पे। मेन चीज पे आते हैं ग्राफ पे, ठीक है, कि ये हो क्या रहा है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ लिए तुमने, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन थे। अब ग्राफ पे देखते हैं। तो यहां पे ग्राफ देखो जरा तुम, ये 2 एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, ये 2 एक्सिस के बीच में यहां पे ग्राफ बनाया हुआ है। देखो ये 2 एक्सिस के बीच में यहां पे ग्राफ बना हुआ है ना? ये y के अलोंग है फ्रिक्शन फोर्स, x के अलोंग है एक्सटर्नल फोर्स। इसका अर्थ ये है कि एक डब्बा रखा हुआ था, वही चींटी का एग्जांपल लेते हैं कि चींटी आई, चींटी यहां से उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही थी। चींटी यहां से क्या लगा रही थी? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही थी, और फ्रिक्शन फोर्स एक लग रहा था। कौन लगा रहा था? ये जो नीचे की जमीन देख रहे हो ना, ये जो नीचे की जमीन देख रहे हो, ये ग्राउंड, इस ब्लॉक पे
ग्राउंड इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही थी, ये था वो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ग्राउंड इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही थी, वो था मेरा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अब देखो यहाँ पे आपने 1 न्यूटन, चींटी ने 1 न्यूटन लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 देख रहे हो आप, 9 कहां पे आ रहा है, यहां पे 9 यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अगर 1 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स देखो कहां लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी देखो कितना लग रहा है, 1 लगा है फ्रिक्शन 1 लगा, 2 लगा है फ्रिक्शन 2 लगा, 3 लगा है फ्रिक्शन भी 3 लगा। ऐसी जब 9 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 9 लगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देख लो। जैसे ही 9 न्यूटन यहां लगा है, फ्रिक्शन फोर्स भी 9 लगा। अब फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि यहां से यहां तक की अगर आप बात करोगे, यहां से यहां तक की अगर आप बात करोगे तो क्या हो रहा है भाई, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूंगा तो जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी लगा रहा है। इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो मेरे ब्लॉक को रेस्ट की कंडीशन में ही रखता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में रहता है, यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा होता है वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये जो सबसे टॉप मोस्ट लिमिट आ जाती है उसको क्या कहा जाता है, जो टॉप मोस्ट लिमिट आती है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये जो टॉप लिमिट आती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर तुम जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स अपना बढ़ाते जाओ, तुम 9 के बाद 10 जाओ, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 100, 1000, जितने पे भी चले जाओ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू तो फिक्स है, इसकी वैल्यू अब नहीं बढ़ रही, वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू नहीं बढ़ रही है, वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू नहीं बढ़ रही। तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स कितना लगने लगता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। और यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला रहता है उसे कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अब यहां पे एक और चीज समझने की, पहले ये काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें एक और चीज मजेदार यहां पे ये बताऊंगा कि ये जो तुम किंक देख रहे हो, ये ग्राफ में किंक आ रहा है, ये ग्राफ में किंक आ रहा है। कायदे में ग्राफ तो इस तरीके का होना चाहिए, जिस हिसाब से आपने ज्ञान हम लोगों को दिया है, इस तरीके का होना चाहिए, यहां तक फिक्स और उसके बाद फिर ऐसा जाना चाहिए। लेकिन यहां पे किंक आ रहा है, ये किंक का रीजन बताऊंगा 2 मिनट बाद। सबसे पहले जरा हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को जरा समझ लेते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहता है, ऑब्जेक्ट जब कहां रहता है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहता है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहता है तब क्या लगता है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है, आप लोग समझ चुके हो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जितनी रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्स की होगी उतना ही लगेगा, ना ज्यादा ना कम, जितना चाहोगे उतना ही लगाऊंगा भाई, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट गो बियॉन्ड अ मैक्सिमम वैल्यू, यस, एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकता, एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या कहलाते हैं, उसे कहा जाता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसे, न्यू टाइम्स नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको, ये जो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी होती है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जितना है उसके खजाने में, वो होती है न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। कितनी होती है, न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। जहां पे न्यू क्या होता है, न्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। न्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझो इस चीज को, ये मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जितना कि शरीर पे लग सकता है, जितना कि किसी बॉडी पे लग सकता है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो खजाने की लिमिट है। तो किन किन पे डिपेंड करता है, न्यू पे और नॉर्मल पे। किन किन पे, न्यू पे और नॉर्मल पे। इनके बारे में और डिस्क्लोजर होगा और धीरे धीरे डिटेलिंग होगी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी तो आप बस सुनते जाओ,
अभी आप इसे राम कथा तरीके सुनते जाओ, मजा आएगा। सवाल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और सवाल क्वेश्चन हम करते जाएंगे, ये चीजें और ज्यादा इजी होती जाएंगी, और ट्रस्ट में बाद में आगे आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। न्यू इनटू नॉर्मल क्या है, अभी मैं आपको एकदम सटीक से सटीक तरीके से बताना चाह रहा हूं जिससे आपके दिमाग में घुस जाए। तो स्टोरी लाइनिंग अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो। चींटी आई थी, चींटी ने फोर्स लगाया था, पहले जब चींटी अपना फोर्स बढ़ाती चली गई, फ्रिक्शन फोर्स उसे बैलेंस करता गया, ये वाला फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जितना लगेगा उतना लगता है। उसके बाद इसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट की वैल्यू जो है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर होती है। मतलब जो खजाना है फ्रिक्शन फोर्स का, वो न्यू इनटू नॉर्मल से ज्यादा नहीं हो सकता, वो न्यू इनटू नॉर्मल से ज्यादा नहीं हो सकता। न्यू क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस किस पर डिपेंड करता है वैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सड़क तुम्हारी कैसी है, खुरदुरी है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर स्लिपरी है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट जाएगा। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जैसे कि तुमने रबर की चप्पलें पहन रखी है, तुम देखोगे रबर की चप्पलें कई कई जगह बड़ी अच्छी साबित होती हैं और कई कई जगह अच्छी साबित नहीं होती है। जैसे चमड़े का जूता, कोई पहाड़ी वाले एरिया में अगर गया या रहता है, वहां पे चमड़े का जूता पहना जाता है, क्योंकि वहां पे अगर आप हम जो नॉर्मल हमारे शूज पहनते हैं ना, ये प्यूमा, नाइकी, रीबॉक, एडिडास, स्केचर वगैरह के, इनका जो सोल रहता है ना, जैसी बर्फ में तुम जाओगे निपट जाएगा, फिसलने लग जाओगे, क्योंकि वो जो सोल रहता है जिस मटेरियल का बनता है रबर का, वो शायद बर्फ पे उतना स्लिपरी, उतना परफेक्ट ना हो, वहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सट से घट जाता है। लेकिन वहां पे चमड़े का अगर जूता है ना, प्रॉपर चमड़े का जूता, लेदर शूज, तो वो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे बहुत अच्छी ग्रिप बना के रखेगा, वो स्लिपरी नेचर नहीं आएगा। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करता है भाई? मटेरियल पे। दो वो जो मटेरियल जो कि आपस में एक दूसरे से घिसना चाह रहे हैं, एक दूसरे पे चलना चाह रहे हैं, या जो भी हो रहा है, समझे इस चीज को? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है मटेरियल पे, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो देखो यार हम समझते ही हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हम समझते ही हैं। मतलब कि मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे और तुम लोग भी यहां पे हो, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारा वजन 50-60 किलो, भाई मेरा है 80 किलो, 80-90। अब मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा, मानते हो ना? मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम लोगों से ज्यादा होगा, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, तो मैं जब चलना चाहूंगा तो मेरी लिमिट ज्यादा होगी फ्रिक्शन की, यस ऑब्वियसली तुम्हारे से ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो देखो अलग अलग सर्कमस्टेंस में अलग अलग लगेंगे, और उसको भी हम डिटेलिंग में समझते जाएंगे सवालों पे। अभी मैं ये समझ चुका हूं कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है फ्रिक्शन फोर्स की, वो कितनी होती है? वो होती है न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर। इससे पहले स्टैटिक लगता है, और इसके बाद क्या लगने लगता है? इसके बाद क्या लगने लगता है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इसके बाद जो लगने लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो तो फिक्स वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू का रहता है, ये तो भाई मेरा कांस्टेंट वैल्यू का है, ये तो जितना खजाने की लिमिट है उतना ही रहता है। मतलब कितना लगेगा? न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर। कितना लगेगा? न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर। कितना? जितना मैंने अभी समझा, न्यू टाइम्स नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू समझी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू समझी, न्यू इनटू नॉर्मल, वो उतना ही लगने लगेगा, वो उतना ही लगने लगेगा। ठीक है? द प्रोपोर्शनलिटी म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है? तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, जो भी फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, जो भी फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक? एक और बहुत मजेदार चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, लेकिन यहां पे वो चीज दे दी है। रोशन भाई, हेलो भाई, कैसे हो? हाउ आर यू? चलो एक सवाल का जवाब दो जरा मेरे को, एक जरा सवाल का जवाब दो मेरे को। तुम लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है? मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब कुछ इस तरीके का है, ठीक है? एक सरफेस ये हो गया इसका, ठीक है? एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस इसका ऐसा बना लेते हैं, एक इसका ये सरफेस हो गया, और थर्ड केस में ऐसा रखा हुआ है, ठीक है? जरा मुझे बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगी? जो खजाने की लिमिट थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा? इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है इसको FL1 बोल रहा हूं, इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को FL2 बोल रहा हूं, और इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू FL3 बोल रहा हूं। FL1, FL2, FL3 क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है।
कैसे हैं? यह क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब वो लिमिट, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट। तो जब मैंने इस क्यूब को चपटा रख दिया, जैसे मैं अपने मोबाइल का केस लेके तुम्हें बताता हूं, देखो मोबाइल का केस लेके बताता हूं, सबसे सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये मोबाइल देखो इस तरीके से रखा है, अभी एक बार इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। दूसरे बार में मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये इस तरीका कौन सा है? ये रहा FL2 वाला। अब मैं इसको ऐसे धक्का मारना चाह रहा हूं, तो बताओ इसमें लिमिट ज्यादा होगी क्या? दूसरे केस में मैं इसको ऐसा रख रहा हूं, इस तरीके से, देखो इस तरीके से रखा है मैंने, इस तरीके से रख दिया, ठीक है, इस तरीके से रख दिया। ये कौन सा केस है? ये वाला केस है, FL1 है, ओके। और थर्ड केस मेरा ये वाला है, थर्ड केस मेरा ये वाला है, ओके। थर्ड केस मेरा ये, जो कि ये लिखा हुआ है। तो FL1 ज्यादा, FL2 ज्यादा, FL3 ज्यादा। सोचो जरा, किसमें फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट ज्यादा होगा? किसमें फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट ज्यादा होगा? संस्कृति भाई ने आंसर दे दिया मेरे साथ, एकदम मस्त हो। क्या बात है यार रोशन भाई, ग्रेट 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 ग्रेट। और कोई एनीवन, कोई अपना उत्तर देना चाहता है, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? किसमें ज्यादा होगा? इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा? सोचो सोचो, मैंने तुम्हें एकदम केस एकदम स्टैटिक, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास भी है, तुम्हारा मोबाइल है राइट, तुम्हारे मोबाइल को एक बार अपने उसकी स्क्रीन के सहारे रख के देखना, रख के देखो। एक काम करो, अगर नहीं समझ आ रहा तो रख के देखो और साइड से फोर्स लगा के देखो। ऐसे मोबाइल रखो और उस पर साइड से इधर से फोर्स लगाओ, ऐसे रखो और साइड से फोर्स लगाओ, ऐसे रखो और साइड से फोर्स लगाओ, और देखो जरा किसमें मूव करना ज्यादा टफ है, किसमें मूव करना ज्यादा टफ है, टफनेस किसमें आ रही है। तुम क्या नोटिस करोगे बताऊं? तुम क्या नोटिस करोगे कि टफनेस तीनों में बराबर है भाई, टफनेस तीनों में बराबर है। मतलब FL1 इज इक्वल टू FL2 इज इक्वल टू FL3 है। जो खजाने की लिमिट थी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स था, वो तीनों में सेम होगा यार। क्यों होगा तीनों में सेम? अरे क्योंकि तीनों का सेम मास है और सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, सेम मास है और सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, सेम मास है और सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और तुम बोलोगे कि न्यू अलग हो सकता है सर। अरे न्यू भी नहीं अलग होगा, क्योंकि नीचे का सरफेस तो सेम ही है ना यार, नीचे का सरफेस भी सेम है। मतलब एक डब्बा जिसको तुमने अलग अलग डायमेंशन थे, अलग अलग एरिया पे रख दिया, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट चेंज हो जाती है? कतई नहीं, कतई नहीं, उतनी की उतनी रहती है। एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N इज सेम, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि एक ये ट्रायंगल लो, ट्रायंगल नहीं, एक इसको कोन मानो, ये कोन है, ये कोन है, ये क्यूबॉइड है, और ये हमारा ऐसी ट्रेपेजियम या फ्रस्टम ऑफ अ कोन हो गया। और ये तीनों का जो मास है वो सेम है, शेप एकदम अलग अलग है, शेप एकदम अलग अलग है। इन तीनों पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल के बने, मटेरियल सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तीनों पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी सेम। एरिया के इंडिपेंडेंट है मेरे भाइयों, हमेशा याद रखना, एरिया के इंडिपेंडेंट है। कभी इस झांसे में मत फंसना कि ज्यादा एरिया है मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, कम एरिया है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे घर पे जो डबल बेड रखा हुआ है, जिसमें सारे सर्दियों के कपड़े भर के रखे हैं, सूटकेस भर के रखे हैं, इस डबल बेड को अगर तुम इसके बजाय ऐसा खड़ा करके रख देते तो मम्मी को बोलते मम्मी तब ज्यादा आसानी होती इसको मूव करने में, सरासर गलत हो। क्योंकि उसका बेस्ट एग्जांपल बता के देखता हूं, एक अलमारी भी होगी तुम लोगों के घर में, होगी ना? बिल्कुल होगी यार। और एक डबल बेड भी होगा तुम लोगों के घर में, चारपाई डबल बेड, कुछ तो होगा ही यार, कुछ तो होगा, भारी सा वस्तु। तो दोनों को हिलाने में निपट जाते हैं, दोनों ही बहुत भारी होते हैं, दोनों ही बहुत भारी होते हैं भाई, दोनों बहुत भारी होते हैं। समझो इस चीज को, दोनों इतने भारी होते हैं कि क्या बताऊं, क्या बताऊं। तो मुद्दे की बात यहां पे ये है कि एरिया के इंडिपेंडेंट रहता है फ्रिक्शन फोर्स, एरिया के बिल्कुल प्योरली इंडिपेंडेंट रहता है फ्रिक्शन फोर्स, प्योर इंडिपेंडेंस रहती है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या समझे, अभी तक हम क्या क्या समझे, अब फटाफट जरा रिवाइज करते हैं। अभी भी किंक नहीं बताऊंगा, किंक बताता हूं थोड़ी देर बाद। अभी तक हम क्या क्या समझे कि सर देखो, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कहां लगता है? जहां पे भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी डेवलप हो रही है मोशन करने की, टेंडेंसी डेवलप हो रही है मोशन करने की, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है। पहले वो उसके अपोज करेगा मोशन को, जहां हो सकता है उसकी वैल्यू
एक लिमिट तक ही चलती है, जो कि होता है न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर, वहां तक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उससे आगे जाने पे, उससे ज्यादा अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो फिर अपना जितना लिमिट है उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। पहले वाला जो फ्रिक्शन फोर्स था वो स्टैटिक कहेगा, जहां बॉडी रेस्ट में, दूसरे वाले में बॉडी जो है आपकी मोशन में आती है, जहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स रहता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? आओ सवाल करेंगे अब, और सवालों से हम समझेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से। अभी भी हो सकता है थोड़े बहुत मिसिंग एंड्स, लूज एंड्स होंगे तुम्हारे दिमाग में, लेकिन जैसे ही तुमने सवाल किए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं सवाल करो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो आओ उसी तर्ज पे हम ये सवाल करते हैं। बोल रहा है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, सिंपल सा सवाल है, फ्रिक्शन फोर्स पता करना है। आओ पता करने की कोशिश करते हैं, आओ पता करने की कोशिश करते हैं। ये है 10 किलो का मास, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 10G, मानते हो ना? M इंटू जी फोर्स लगता है नीचे की तरफ, वेट M इंटू जी नीचे की तरफ फोर्स लगता है। क्लियर है सर? Q की mg पे डिपेंड है, हाँ ठीक है। देखो mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, 10G फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ओके, अब चाहता हूं, यहां पे उसने मेरे को क्या दे दिया, न्यू की वैल्यू दे दी 0.7। क्या दे दी? न्यू की वैल्यू दे दी 0.7। तो यहां पे 10G नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके का लग रहा होगा। हाँ 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 बिल्कुल लग रहा होगा। तो यार मैं चाहता हूं, बहुत अंदर से एकदम फीलिंग आ रही है, प्लीज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बता दो, प्लीज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बता दो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सोचो अगर हमें यह पता चल जाए खजाने में कितना रुपया पड़ा है, तो जीवन जीना बड़ा आसान है ना यार। तनख्वाह अगर पता चल जाती है कि कितनी मिलने वाली है, उसी हिसाब से तो पांव पसारते हैं। तो यहां प्लीज पता चल जाए हम लोगों को कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बस पता चल जाए कितना है। अगर ये पता चल गया तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि 60 न्यूटन का अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भैया हमारी बॉडी मूव होगी कि नहीं होगी। आओ देखते हैं। न्यू की वैल्यू कितनी है? 0.7। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल की वैल्यू होगी 10G के बराबर, यहां रख दो 10G। 10G, G की वैल्यू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 0.7 70 न्यूटन। मजा आ गया, मजा आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ रही है? 70 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ रही? 70 न्यूटन। तुमने कितना लगाया है? तुमने कितना लगाया? 60। अरे कुछ नहीं मूव होगा भाई, मूव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास खजाने में 70 न्यूटन पड़े हैं। तू 60 लगाएगा, मैं ले पीछे लगा दिया 60। मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो वैसे ही बैठा हुआ है, सेल्फ एडजस्टिंग नाम से लेके, कि तुम जितना लगाओगे उतना लगा दूंगा। तूने 60 डिमांड किया, ले 60 लगा दिया मैंने। तू हिल ही नहीं पाएगा, यहां एक्सेलरेशन 0 आएगी, बॉडी हिलेगी नहीं, बॉडी मूव ही नहीं होगी, है कि नहीं? लिमिटिंग बिल्कुल सही बोला यार, बिल्कुल सही बोला। 70 न्यूटन है और जितनी फोर्स लगी उसके बराबर। एब्सोल्युटली सही रोशन भाई, बिल्कुल सही। संस्कृति एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही है कि यहां बॉडी मूव ही नहीं होगी, यहां बॉडी मूव ही नहीं होगी। 60 न्यूटन दाएं की तरफ लगाने पे बॉडी मूव ही नहीं होगी। चलो सर ठीक है, बढ़िया। अगला केस देखते हैं, अगला केस देखते हैं। यहां पे क्या किया? यहां पे दाएं की तरफ नहीं लगाया, यहां पे उस चतुराई दिखाई उसने बोला भाई मैं 40 न्यूटन ऐसा लगाऊंगा, 40 न्यूटन ऐसा लगाऊंगा। अब क्या अंतर होगा? अब क्या अंतर होगा? आओ देखते हैं, आओ समझने की कोशिश करते हैं। जब 40 न्यूटन इस तरीके से लगेगा तब क्या अंतर होगा? तो 40 का यहां पे देखो, ढंग से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक फोर्स 10G, दूसरा फोर्स आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर कट बात। 40 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और 40 का एक कंपोनेंट ये ऊपर आएगा, मानते हो कि नहीं? 40 का एक कंपोनेंट तो भाई इधर आएगा, 40 का एक कंपोनेंट ये आएगा और 40 का दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। ये एंगल देके रखा है इन्होंने 37 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos ऑफ 37 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin ऑफ 37। इससे कुछ अंतर आएगा क्या? हाँ बिल्कुल। अब देखो ऊपर वाले जो फोर्सेस कौन कौन से हो गए? एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया 40 sin 37, नीचे की तरफ हो गया 10G। तो यहां पे क्या होगा कि नॉर्मल प्लस 10 sin 37, सारे ऊपर वाले फोर्सेस सारे नीचे वाले फोर्सेस के बराबर है और ये हिसाब रहेगा। नॉर्मल प्लस 10 sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10G के बराबर। यहां पे क्या होगा? जितने भी ऊपर के फोर्सेस हैं वो नीचे वाले फोर्सेस को बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता चल रहा है क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल पता चल रहा है यार, बिल्कुल पता चल रहा है। अच्छा ये 10 नहीं है, 40 है, ये 40 है, ये 40 है, ठीक है। sin 37 कितना होता है? 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है क्या? 3 4 5, 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। तो sin 37 हो जाएगा P/H।
साइन 37 हो जाएगा P बाय H 3/5, साइन 37 हो गया 3/5, तो नॉर्मल प्लस 40 इंटू साइन 37 कितना हो गया 3/5 इज इक्वल टू 10 इंटू जी, 10 इंटू जी यानी 10 इंटू 10, सिंपल सी चीज। 5 जाएगा 8 से, 8 दिया 24, 100 में से 24 जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 76 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता चल गया, यहाँ पे 76 न्यूटन आ रहा है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता चल गया, यहाँ पे 76 न्यूटन आ रहा है। क्लियर है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। संस्कृति 24 क्या है बेटा, 24 क्या है यार, 24 तो शायद ये आ रहा है, 40 sin 37 आ रहा है ना। अब देखते हैं कि दाएं की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, इस ब्लॉक पे इसको मोशन कौन करा सकता है। देखो ऊपर नीचे वाले फोर्सेस तो बराबर होंगे, जो मोशन करवा सकता है वो कौन करवा सकता है, मोशन जो करवा सकता है वो कौन करवा सकता है, ये करवा सकता है, ये जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो टुवर्ड्स राइट लग रहा है ना, टुवर्ड्स राइट लग रहा है, डब्बे पे सारे ऊपर वाले तो बराबर हो गए नीचे वाले से, एक फोर्स इधर लग रहा है जो कि ब्लॉक को आगे की तरफ ले जा सकता है, और उसका मैग्नीट्यूड है 40 cos of 37। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। यहां हमने क्या पता कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा नॉर्मल पता कर लिया तो यार एक चीज प्लीज पता कर दो, प्लीज लिमिट पता कर दो, प्लीज लिमिट पता कर दो। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, न्यू कितना है मेरा 0.5 इंटू 76, 0.5 होता है 1/2, 76 का आधा हो जाएगा 38, 76 का आधा हो जाएगा 38। ठीक है सर, ओके, लिमिट आ गई मेरी 38 न्यूटन, लिमिट आ गई मेरी 38 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स है मेरा 40 cos 37, cos 37 उठता है 4/5, 5 जाएगा 8 से, 8 चौके 32, ओहो 6 न्यूटन से रह गया यार, 6 न्यूटन से रह गया। संस्कृति एकदम सही बोला भाई, 6 न्यूटन से रह गया। एक्सटर्नल फोर्स 32 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स 32 न्यूटन है, और लिमिट कितनी है 38 न्यूटन है। अरे यार यहां भी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगी, ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जितना तुम्हें चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जितना तुम लगा रहे हो ऐसे 33 डिग्री के एंगल पे 40 न्यूटन लगा के, वो लिमिट से कम है, वो लिमिट से कम है। खजाने में उतने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये वाला केस समझ में आ गया, एकदम सही, तुम लोगों ने भी सही आंसर दिया, एकदम सटीक है। अब इस केस को देखते हैं, अब इस समझ गई मैं, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे चलते, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, इसमें ब्लॉक नहीं मूव करेगा, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताओ, यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताओ। एफ क्या है, ये कैसा सवाल हुआ यार, ये कैसा सवाल हुआ। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरा लगेगा मोबाइल, मेरा लगेगा मोबाइल। देखो सुनो ध्यान से, ये मेरा मोबाइल है, मेरी ये कानी उंगली रही, ठीक है, लास्ट वाली उंगली, इससे मैं धक्का दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो ये मोबाइल है, इससे मैं इसको ऐसे धक्का देता जा रहा हूं, मूव हो रहा है, बिंदास मूव हो रहा है, बिल्कुल मूव हो रहा है, बिल्कुल ऐसे मूव होता जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अपने अंगूठे से इस मोबाइल को दबाऊंगा ऊपर से, और अब उसी कानी उंगली से धक्का देना चाहूंगा, तो अब वो मूव नहीं हो पा रहा। अब वो मूव नहीं हो पा रहा, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऊपर से जब इसको प्रेस किया तो ये मूव क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। यही कुछ ऐसा ही केस यहां पे भी हो रहा है, कुछ ऐसे ही केस यहां पे भी आता हो रहा है। नहीं समझे, अरे दोबारा बताता हूं, ये देखो दोबारा देखो, एक बार और देखो। ये मेरा मोबाइल है, इसको मुझे धक्का देना, किस उंगली से, ये लास्ट वाली छोटी, सबसे छोटी उंगली, उससे मैं धक्का दूंगा, ले धक्का जा रहा है, ये धक्का दे दिया, देखो धक्का दिया और मूव हो रहा है कि नहीं, देखो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, बिंदास मूव हो रहा है, राइट, ये मूव होता जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने अंगूठे से इसको ऐसे ऊपर से दबाऊंगा, ऊपर से इसको ऐसे प्रेस कर दिया, अब मैं वही उसी उंगली से उतना ही फोर्स लाऊंगा, तो मूव नहीं हो पा रहा, वो मूव नहीं हो पा रहा। समझ में आया, वो मूव नहीं हो पा रहा। वो मूव क्यों नहीं हो पा रहा है, मूव क्यों नहीं हो पा रहा है, आओ बताता हूं, वो मूव क्यों नहीं हो पा रहा है, आओ बताता हूं। होता क्या है कि यहां पे नीचे के डायरेक्शन में एक तो टेंजी उसका वजन लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में उसका टेंजी वजन तो लग रहा है, और वो किसके बराबर होता था, नॉर्मल रिएक्शन के। लेकिन जब मैं ऊपर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया ना, जब मैंने ऊपर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो अब देखो क्या स्थिति होगी कि ऊपर वाले जितने भी फोर्सेस हैं
वो नीचे वाले सारे फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। ऊपर वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो नीचे वाले सारे फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब F प्लस 10G के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब किसके बराबर है? F प्लस 10G के। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो उससे क्या दिक्कत है? अरे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो लिमिट बढ़ जाएगी यार। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया है तो इससे मेरी लिमिट जो आएगी ना, लिमिट वो एनहांस हो जाएगी। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया तो मेरी लिमिट बढ़ जाएगी। समझो इस चीज को, मेरी लिमिट इंक्रीज कर जाएगी। और अगर लिमिट इंक्रीज कर गई तो उससे क्या होगा? अरे लिमिट इंक्रीज कर गई मेरे भाई तो ये 80 न्यूटन तुम लगाओगे भी तो हो सकता है ना खजाने में जितना पैसा या जितना फ्रिक्शन फोर्स पड़ा हो, तुम्हारा ये जो 80 न्यूटन लगा रहा है उससे कम हो। तो 80 न्यूटन लगाओगे तो पीछे 80 लगा देंगे, तुम्हें मूव ही नहीं होने देंगे, क्योंकि यही तो पता करना है कि मिनिमम वैल्यू बताओ इस कैपिटल एफ की सच दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। हमें ब्लॉक को हिलाना ही नहीं है। पिछले दो केसेस से ही समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा केस जिसने भी सवाल बनाए वो चाहता ही नहीं कि ब्लॉक हिले। तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल भी कुछ ही तरीका। अच्छा, हम नॉर्मल निकाल दिया तो सबसे पहले यार मेरे को तो बहुत तेज चुल काट रहा है कि यार एफएल निकालूं बहुत तेज, जल्दी एकदम एफएल निकालने का मन कर रहा है। चलो एफएल निकालते हैं। एफएल क्या हो जाएगा? एफएल हो जाएगा मेरा न्यू टाइम्स नॉर्मल। एफएल हो जाएगा मेरा न्यू टाइम्स नॉर्मल। सिंपल सी चीज। न्यू की वैल्यू कितनी? न्यू की वैल्यू है 0.2। नॉर्मल की वैल्यू कितनी? नॉर्मल की वैल्यू F प्लस 10G। F प्लस 10G। न्यू की वैल्यू 0.2 और उसके बाद फिर नॉर्मल की वैल्यू F प्लस 10G। ओए होए क्या बात है। नॉर्मल की वैल्यू F प्लस 10G। ये आ गया मेरा क्या? लिमिट। अच्छा, ये मेरा लिमिट आ गया। ये मेरी FL की वैल्यू आ गई 0.2 इंटू F प्लस 10G। तुम एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा रहे हो यार? एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा रहे हो? 80 न्यूटन। अच्छा ठीक है, अब सोचते हैं जरा, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। तुम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो 80 न्यूटन और मेरे पास लिमिट है 0.2 F प्लस 10G के बराबर। और मुझे क्या चाहिए? ब्लॉक चले ना, और मुझे यह भी चाहिए कि मेरा F की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, तुम 80 न्यूटन चाह रहे हो, तुम मेरा ब्लॉक हिले ना, तो मुझे क्या चाहिए? तुम 80 न्यूटन लगा रहे हो तो मैं 80 न्यूटन यहां पे दूं, है कि नहीं? अगर ब्लॉक को नहीं मूव करना है तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 80 न्यूटन होना चाहिए। सिंपल सी, तभी नहीं मिलेगा। अब 80 न्यूटन बेसिकली इससे कम होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसकी सबसे छोटी वैल्यू, इसकी सबसे छोटी वैल्यू। अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू है तो क्यों ना मैं ये सिचुएशन लिख दूं, देखो जरा इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करो कि यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F पीछे की तरफ, मान लिया। फॉर द ब्लॉक टू स्टे एट रेस्ट, जो F लगना चाहिए वो हो जाना चाहिए 80 न्यूटन के बराबर। एकदम सीधी साफ बात है। अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो भाई जो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए वो 80 न्यूटन के बराबर लगना चाहिए। एकदम सीधी सिंपल सी बात है, स्टैटिक रेंज में। ओके, और ये जो F होना चाहिए, ये F कितना होना चाहिए? ये जो F होना चाहिए भाई साहब, वो F जो है ना मेरा लिमिट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि लिमिट के अंदर नहीं हुआ तो वो F लग ही नहीं पाएगा। अगर ये F जो है जितना तुम्हें चाहिए ताकि इधर पीछे लगे, ताकि ब्लॉक तुम्हारा हिले ना, मूव ना करे, तो ये F तुम्हारा लिमिट से छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर F लिमिट से छोटा नहीं हुआ तो ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा। तो F की वैल्यू शुड बी लेसर देन और इक्वल टू क्या? FL। F शुड बी लेसर देन और इक्वल टू FL। इसको लिखते हैं यहां पे, मतलब कि 80 न्यूटन शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू ओवर हियर 0.2 इंटू F प्लस 10G। अच्छा, समझ आ रहा है कुछ? देखो ये यहां से जाएगा और यहां पे एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरे स्टेप में करता हूं, यहां कंफ्यूज आ जाओगे। क्या किया मैंने? यहां से डेसिमल को हटा दिया और इधर 800 लिख लिया, 800, और ये 2 नीचे आ गया, 800/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू F प्लस 10G हो जाएगा। 10 इंटू 10 100, ये जाएगा 400 से। ठीक है, ये सिचुएशन पूरी ऐसी आ जाएगी। F प्लस 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400, सो F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो ये सिचुएशन आ रही है कि कैपिटल F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? 300 से ज्यादा होनी चाहिए। देख लो, पूरा का पूरा एनालिसिस लिखा है।
F प्लस 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 800/2 यानी 400, वो लिख दिया वहां पे। सो F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। मतलब अगर तुम ये चाहते हो ना ये ब्लॉक रेस्ट में रहे, तुम चाहते हो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में रहे और यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इसको बराबर कर दे, तो ये कैपिटल F जो फोर्स ऊपर से लगा रहे हो ना तुम, ये जो कैपिटल F फोर्स ऊपर से लगा रहे हो ना तुम, उसकी वैल्यू 300 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर 300 से ज्यादा नहीं हुई तो केस नहीं होगा। तो भाई मिनिमम कितनी होगी? चाह क्या रहे हो? चाह रहे हो F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तो मिनिमम हो जाएगी 300। यही चाहिए ना कि 300 से ज्यादा हो, 300 या 300 से ज्यादा हो, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी? 300। समझ में आया? क्लियर है? दोबारा बताता हूं इस पर्टिकुलर सवाल को। होता क्या है यहां पे कि जब भी तुम ऊपर से फोर्स लगाते हो, जब भी तुम ऊपर से फोर्स लगाते हो, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से लिमिट इंक्रीज कर जाती है, लिमिट बढ़ जाती है। जो पहले लिमिट न्यू टाइम्स नॉर्मल के तहत न्यू टाइम्स mg होती थी, अब वो कितनी होगी? न्यू टाइम्स F प्लस mg होगी, F प्लस mg होगी। तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी, तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि यहां पे देखो जरा, तुमने एक लक्ष्य करके मूवी आई थी, उसका बड़ा अच्छा गाना है। हालांकि लक्ष्य से रिलेटेड मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे दो दीवाल है, दो दीवाल है, तुमने देखा होगा बचपन में, तुम लोग करते भी होगे ये चीज कि एक बंदा यहाँ पे उसकी पीठ है, यहाँ पे उसकी पीठ है और यहाँ पे उसकी टांगे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसकी टांगे और यहाँ पे उसका हाथ है। देखो ये पूरा प्रॉपर हवा में है बंदा, ये बंदा पूरा का पूरा हवा में है, ये बंदा पूरा का पूरा हवा में है। समझ रहे हो? ये उसके हाथ है, दोनों हाथों को यहाँ उसने दीवार से लगाया, दोनों टांगों को यहाँ से दीवार से लगाया, अपनी पीठ को इस दीवार से लगाया और यहाँ पे बिंदास खड़ा हुआ है वो। मतलब बिना जमीन के इंटरेक्शन में वो दोनों दीवालों के सहारे ऐसे ऐसे पकड़ के, दोनों दीवालों को ऐसे पकड़ के बिंदास खड़ा हुआ है, बिंदास एकदम रेस्ट पोजीशन में। तो हो क्या रहा है? वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ा रहा है पीठ के थ्रू और हाथों के थ्रू, दोनों दीवालों पे, जिससे वो फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा, वो उसके ओवरऑल mg को बैलेंस कर देगा। वैसे ही कुछ केस हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हो तुम ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जिससे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ठीक है, आओ एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल किया जाए, नीट 2018 का सब्जेक्टिव सवाल। काफी सारी आई ओपनर्स हैं इस पर्टिकुलर सवाल में। आप लोग ट्राई करना चाहें तो करें और मुझे आंसर भी बताने की कृपा करें कि क्या आंसर होगा इसका। 2018 नीट का ये सवाल है, 2018 नीट का ये सवाल। क्या है सवाल ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो हम हर एक स्टेटमेंट को बड़े अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, हर एक स्टेटमेंट को एक एक करके एनालाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही बात है। इस ए ऑप्शन पे थोड़ा डिटेलिंग में जाया जाए, इस ए ऑप्शन पे थोड़ा डिटेलिंग में जाया जाए। कैसे? रुको यार एक मिनट। ठीक, देखो पहला ऑप्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। संस्कृति एकदम करेक्ट बोला है, लेकिन तीनों ऑप्शन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, तो तीनों ऑप्शन जरा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसको जरा समझने की कोशिश करते, देखो इसको जरा समझने की कोशिश करते। क्या केस है? सबका ध्यान इधर, बहुत मजेदार चीज है। ये जमीन है, दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, और ये मेरा ब्लॉक हो गया। ठीक, ये मेरा ब्लॉक है, दिस इज बेसिकली माई ब्लॉक एंड दिस इज ग्राउंड। ओके, अब देखो क्या हो रहा है। इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा F, जो एक्सटर्नल है। इस F एक्सटर्नल की वजह से क्या होगा? इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मानते हो ना? ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हाँ ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा। ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, फ्रिक्शन फोर्स, जैसा कि आप लोगों को मैं न्यूटन थर्ड लॉ में बता चुका हूं, every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया भाई ब्लॉक पे? ये फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया? ऑब्वियसली जमीन ने ब्लॉक पे लगाया है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा कि सेम F फोर्स ये ब्लॉक जमीन पे भी लगाएगा, इधर इस डायरेक्शन में। ये किसने लगाया? दिस इज applied by block
अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड। समझो इस चीज को, ये F किसने लगाया? ये ब्लॉक ने ग्राउंड पे लगाया। और ये F किसने लगाया? ये F लगाया है अप्लाइड बाय ग्राउंड, अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक। ये वाला फ्रिक्शन फोर्स जो अभी तक हम काउंट करते आए हैं, ये कौन लगाता है? ये जमीन लगाती है ब्लॉक पे। अब इसको इस फर्स्ट ऑप्शन के सेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो देखो, इसके सेंस में जमीन पे बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा कि ब्लॉक जो है दाएं की तरफ जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगना चाहिए? इधर। ब्लॉक पे बैठ के हमें क्या लगेगा? हम ब्लॉक पे बैठे तो हमें क्या लगेगा? जमीन उधर जा रही है, तो जमीन पे फोर्स कहां लगना चाहिए? दाएं की तरफ। समझे कि नहीं समझे? दोबारा बताता हूं। जैसे कि तुम ट्रेन में हो, तुम लोगों ने रेलवे के पटरी पे या रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमेशा एक कंफ्यूजन स्टेट में अपने आप को नोटिस किया होगा। जब ट्रेन बहुत धीमे धीमे चलती है तो कभी कभी ऐसा फील आता है कि भाई क्या हम चल रहे हैं या बाजू वाली ट्रेन चल रही है? ऐसा फील आता है, बिल्कुल आता है, सभी के साथ आता है। जब प्लेटफॉर्म पे है, गाड़ी ने बहुत धीमे से, एकदम एक्सेलरेशन बहुत धीमा रहता है ट्रेन्स का, ताकि तुम बहुत स्मूथ और कंफर्टेबली मूव करो। लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में डेफिनेटली आता है जब भी हम प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। होता क्या है कि मान लो ये गाड़ी चलने लगती है और मैं इधर बैठा हूं और मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूं, मुझे लगता है कि ये गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। समझ रहे हो? वही चीज होगी कि अगर तुम ब्लॉक की फ्रेम से जमीन को देखोगे, अगर सोचो तुम ब्लॉक की फ्रेम से जमीन को देख रहे हो, ब्लॉक की फ्रेम से जमीन को देखोगे तो जमीन कहां जा रही है? जमीन जा रही है पीछे की तरफ। जमीन कहां जा रही है भाई? पीछे की तरफ। लेकिन वही जमीन की फ्रेम से ब्लॉक को देखोगे तो ब्लॉक कहां जा रहा है? ब्लॉक आगे की तरफ। तो ब्लॉक का मोशन आगे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे। ब्लॉक पे खड़े होकर देख रहे हो तो जमीन पीछे जाएगी तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। समझ में आया? ये मुद्दे की बात ये बता रहा है बस कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और ये एकदम सरासर सही बात है, पूरी की पूरी एकदम सही बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन हमें यहां करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पता करना। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यस, अभी जस्ट समझा, जो लिमिटिंग वैल्यू होती है कितनी होती है? म्यू एल इज इक्वल टू न्यू टाइम्स नॉर्मल। सो ये किसके, एफ एल इज इक्वल टू न्यू टाइम्स नॉर्मल, तो एफ एल न्यू नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी एकदम सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक गाड़ी लेना, एक कार गाड़ी जो लेना हो, उसको नॉर्मल सड़क पे तुम धक्का देख के आगे बढ़ाने की कोशिश करना, और दूसरे केस में उसके नीचे पहिए लगा के उसे आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करना। तुम देख सकते हो कि यहां पर वो ब्लॉक आगे जाएगा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। इस केस में ऑन द कॉन्ट्ररी फ्रिक्शन फोर्स इतना कम होगा कि तुम्हारे कम फोर्स में भी काम बन जाएगा। ठीक है, कम फोर्स में भी तुम्हारा काम बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम सही है, ये वाला ऑप्शन भी एकदम सही है। बचा ये वाला, और जो कि सरासर गलत है, कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। बिल्कुल नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लेंथ के डायमेंशन कतई नहीं होते, कतई नहीं होते। कैसे पता है सर आपको? अरे मुझे ऐसे पता है कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरा न्यू टाइम्स नॉर्मल है। अब फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, और नॉर्मल भी एक फोर्स है। तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यू की वैल्यू हो जाएगी एफ बाय एन, मतलब फोर्स बाय फोर्स, फोर्स बाय फोर्स। तो डायमेंशन क्या होगा? ये बॉस एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। दिस इज बेसिकली अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये गलत आंसर है, और इसीलिए इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक सबको समझ में आ चुका है, सबको समझ में आ चुका है ये कि क्या होता है। अब बात करते हैं वापस उस ग्राफ पे, और तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया सी चीज बताता हूं कि किंक क्यों होता है, ग्राफ में किंक क्या होता है। तो देखो, ध्यान देना, वापस चलते हैं और वो किंक का जानकारी लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब मैं कभी भी किसी ब्लॉक को जमीन पे रखता हूं, जब कभी भी मैं ब्लॉक को एक जमीन पे रखता हूं, जब कभी भी किसी ब्लॉक को, वेरी गुड संस्कृति, सब क्लियर है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब देखो, जब कभी भी ब्लॉक को अगर मैं जमीन पे रखता हूं तो होता क्या है, जमीन के यहां ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो ना, इस पोर्शन को
इस पोर्शन को थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं, इस पोर्शन को थोड़ा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करेंगे तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ इस तरीके का हिसाब हो रहा है। ये क्या है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और ऊपर क्या है, पीला वाला, दिस इज बेसिकली द ब्लॉक। ठीक, तो जब ये जमीन पे ब्लॉक रखा हुआ है ना ग्राउंड के, जब ये जमीन पे रखा हुआ है तो तुम देख सकते हो इनमें कुछ इस टाइप का एक नकल अटैचमेंट हो गया है। ठीक है, एक जिगजॉ टाइप का एक अटैचमेंट और एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। क्लियर है? अब अगर तुम्हें इस ब्लॉक को, अगर तुम्हें इस ब्लॉक को आगे की तरफ बढ़ाना है, अगर तुम्हें इस ब्लॉक को आगे की तरफ बढ़ाना है तो ऑब्वियसली तुम्हें इन सारे ये जिगजैग जो अटैचमेंट्स हुए हैं इनको तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। मानते हो ना, इनको तोड़ के जाना पड़ेगा। अब ये जो सिचुएशन है ये कहां है, ये रेस्ट सिचुएशन में। ये कब है, जब ये ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है। ये कब है ब्लॉक, जब ये रेस्ट में। ठीक, जब ब्लॉक मोशन में आ जाता है तब क्या होता है, जब ब्लॉक जो है मोशन में आ जाता है थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक जो है ब्लॉक मोशन में आ गया। ठीक है, ये ब्लॉक मोशन में आ गया। ओके, अब ब्लॉक जब मोशन में आ गया तो तब जो होता है ना स्ट्रक्चर, इसको भी मैक्सिमाइज कर देते हैं, इसको भी मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहां पे देखो, यहां पे जो जिक्सॉ का अटैचमेंट है, यहां पे जो अटैचमेंट हो रहा है ब्लॉक और आपका ग्राउंड के बीच में, ये ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, आप खुद देख सकते हो जब ब्लॉक मोशन में है तब वो अटैचमेंट, तब वो जिक्सॉ टाइप का जो पैटर्न है, इनके बीच का जो होल्डिंग हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, वो उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा जितना कि जब वो रेस्ट में था तब बन रहा था। तो इसका एकमात्र मतलब ये समझ में आता है कि रेस्ट सिचुएशन से अगर मुझे डब्बे को हिलाना है, अगर रेस्ट सिचुएशन से मुझे डब्बे को हिलाना है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, और इस सिचुएशन पे मुझे आगे ब्लॉक को बढ़ाते लेके चलना है तो यहां पे थोड़ा फोर्स का रिक्वायरमेंट कम होगा। समझ रहे हो इस बात को, कि रेस्ट सिचुएशन में इनके बीच की जो नकल इफेक्ट होता है, जो इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि यहां से मूव कराने में मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू जब वो मूव कर रहा है, क्योंकि तब बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। मतलब यहां कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही, बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स का आपस में मिलना है, स्ट्रक्चर्स का आपस में मिलना है कि किस तरीके से वो मिलते हैं। समझ रहे हो? और यही रीजन होता है कि जो मेरा एक ग्राफ बनता है उसमें किंक आता है। किंक आने का मतलब यह है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तुम देखोगे ना, ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन वही काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखोगे तुम तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कुछ इधर आती है। देखो देखो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, ये जो आ रही है ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, और ये जो तुम देख रहे हो ये बेसिकली मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। हालांकि लेते दोनों को सेम ही है, जब न्यूमेरिकल सवाल करेंगे ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बोलो, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही मानते हैं हम। ठीक है, उसको नियरली बराबर ही मानते हैं और वो लेते हैं न्यू टाइम्स नॉर्मल है। लेकिन रियलिटी में अगर तुमसे कोई सवाल पूछता है, अगर तुमसे रियल में कोई सवाल पूछता है कि होता क्या असल में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और इसको डिफाइन किया जाता है कैसे, इसको मैक्स को वैल्यू को डिफाइन किया जाता है न्यू टाइम्स नॉर्मल में एक एस सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को, इसको डिफाइन किया जाता है न्यू टाइम्स नॉर्मल में एक सबस्क्रिप्ट के लगा देते हैं। ठीक,
ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से। उसका रीजन जस्ट मैंने अभी समझा दिया आप लोगों को कि यार उनके बीच में जब रेस्ट सिचुएशन में रहते तब बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग रहती है, और जब मोशन में रहते उतनी ज्यादा तेज नहीं हो पाती। और यही रीजन है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, उसको न्यू टाइम्स नॉर्मल या न्यूएस इंटू नॉर्मल बोला जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करो तो म्यू के इंटू नॉर्मल होता है। और अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इसको आप नोट लगाना चाहो तो नोट लगा के क्लियर लिख सकते हो कि इन रियलिटी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? न्यूएस इंटू नॉर्मल, और दिस इज ग्रेटर देन न्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल, तो यानी न्यूएस इज ग्रेटर देन न्यू के। ये याद रखना, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको एज अ नोट या कॉन्सेप्ट हम हमेशा याद रखेंगे, एज अ नोट या कॉन्सेप्ट हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, यह हमारे काफी हेल्प करेगा, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ओके 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 ओके, ठीक है। तो जरा एक ब्रेन मैप, माइंड मैप बनाते जरा फटाफट से, माइंड मैप बनाते जरा फटाफट से। क्या क्या कर लिया हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, क्योंकि आज के सेशन को हम इसी पॉइंट पे क्लोज करेंगे। चीजें तो और करानी थी, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रिक्शन की। आज हमने क्या समझा? आज हमने फ्रिक्शन फोर्स समझा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में दो वेराइटी क्या होती है, एक तो होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा काइनेटिक। स्टैटिक, और इसका हमने ग्राफ भी समझा है, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, राइट। और साथ ही साथ हमने न्यूमेरिकल्स किए, क्वेश्चंस किए, जिसने हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड। ये सारी चीजें आई एक्सपेक्ट आप लोग दिमाग में रखोगे, आपके काम आएंगी, और एक बेस होता है ना फ्रिक्शन फोर्स का, वो यहां पे तैयार हो चुका है। फ्रिक्शन फोर्स का जो एक नींव होती है वो आप लोगों की अब सेट बैठ चुकी है। इनको रिवाइज जरूर करना, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पे हम फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड काफी सारे सवाल जवाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे निपटाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड एक MIQ सेशन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम सर्कुलर मोशन को पिक करेंगे। ठीक है, सो संस्कृति नेक्स्ट क्लास में आना आप, एंड नेक्स्ट क्लास में आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड ही सारे बढ़िया बढ़िया सवाल जो नीट में आए हैं और आ सकते हैं, उनका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर। क्लियर सर? गुड यार, गुड संतोष भाई, गुड संस्कृति। ठीक है, सो अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।